हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अ ड्रीम डजंट बिकम अ रियलिटी थ्रू मैजिक। यानी कोई भी सपना है वो जादू से तो हकीकत नहीं बनता, राइट? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, यानी कि उसके लिए बहुत खून पसीना एक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपने विचारों को डिटरमाइन रखना पड़ता है, आपको विचलित नहीं होना। उसके बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, हार के बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कोई सपना जो है हकीकत में बदलता है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए हम चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फॉर एसएससी सीजीएल 2024। India's policymakers must address the threat of building fires. हिंदुस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको जो बिल्डिंग फायर्स बार बार आगजनी होती है, बिल्डिंग्स में आग लगती है, उसकी उस समस्या को, उसका जो खतरा है उससे भी निपटने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है। द डेवास्टेटिंग फायर्स, डेवास्टेटिंग मतलब बहुत ही भयानक, बहुत ही विनाशकारी, फायर्स एट अ गेमिंग सेंटर इन राजकोट के एक गेमिंग सेंटर में गुजरात, एंड अ न्यू बॉर्न नर्सिंग क्लिनिक इन दिल्ली। इन दोनों जगहों पे एक न्यू बॉर्न मतलब छोटे बच्चे जैसे पैदा होते हैं उनका नर्सिंग क्लिनिक था दिल्ली में। उसमें 24 घंटे के अंदर इन दो जगहों पे आग लगी, विच लेफ्ट ओवर 30 डेड, जिसमें 30 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इज अनदर ग्रिम रिमाइंडर ऑफ वन ऑफ इंडियाज इंसीडियस थ्रेट्स। ये एक और गंभीर चेतावनी है, रिमाइंडर है किस चीज का, कि एक बहुत ही इंसीडियस मतलब जो छुपे रूप से आता है, ठीक है, विश्वासघाती या हिडन या डिसीटफुल तरीके से, ठीक है, छुपा रुस्तम तरीके से, जो नेचर है किस चीज का, नेग्लिजेंस का। किस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं? ऑफ द फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स बाय अ होल रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स मतलब जो जो किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लाभकारी होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग के ओनर का भी इसमें हाथ होगा कि उसने भी सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया होगा, जिस कंस्ट्रक्शन वर्कर से उन्हें बनवाई होगी या जिस पार्टी को उन्हें टेंडर दिया होगा उन्होंने भी उसकी चीज़ों को नज़रअंदाज किया। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, उसके परस्पेसिव नेचर के बारे में बताते हैं। ठीक है। फ्रॉम बिल्डर्स एंड प्रोप्राइटर्स टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जिसमें बिल्डर्स शामिल हैं, प्रोप्राइटर्स शामिल हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटीज जिनका इनके ऊपर जांच रखने का, निगरानी रखने का अधिकार है, जिम्मेदारी है, उनके द्वारा भी जो नेग्लिजेंस है उन सबको ये रेखांकित करते हैं। व्हाइल द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज set detailed fire safety protocols in its national building code of India। बोल रहे हैं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक कुछ फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यानी कि नियम कुछ सेट किए हैं, किसमें? अपना एक नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया बनाया है, 2016 का पास हुआ था, जब 2016 में लागू किया गया था वो बनाया। उसके अंदर उन्होंने इन डिटेल यानी कि उन्होंने कुछ डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये प्रोटोकॉल सबको फॉलो करने हैं कोई भी बिल्डिंग बनाते टाइम। इट इज अ रिकमेंडेटरी डॉक्यूमेंट, लेकिन ये एक वो नहीं है कि आपको, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपको ये फॉलो करना ही करना है, ये एक रिकमेंडेटरी है कि आप ये कर सकते हैं। अगर आपकी बिल्डिंग में आग लगने से बचाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप आप ये कर सकते हैं, सेकंड स्टेप आप ये कर सकते हैं, थर्ड। ये मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेटरी है, यानी कि ये सुझाव है, ना कि जरूरी मानने की नहीं आपको ये करना ही करना है, वैसी चीजें नहीं है। एज फायर सर्विसेज इज अ स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि फायर सर्विसेज जो है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है, एंड एनफोर्स्ड इन एट द म्युनिसिपैलिटी लेवल, यानी कि सरकारी काम है ये और म्युनिसिपैलिटी लेवल पर ये लागू किया जाता है। द sheer disregard for India's fire safety norms is apparent from the opening lines in the About Fire Service background page of the Director General Fire Services website। बोल रहे हैं कि sheer मतलब complete, जो इसमें पूरा डिसरिगार्ड दिया गया है, उपेक्षा की गई है हिंदुस्तान के फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं, वो साफ दर्शाती है। कहाँ से साफ स्पष्ट होती है? जो ओपनिंग लाइंस कही गई हैं अबाउट फायर सर्विस बैकग्राउंड का एक पेज है, डायरेक्टर जनरल, किसके डायरेक्टर जनरल? फायर सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल का अबाउट फायर सर्विस बैकग्राउंड के बारे में एक पेज है, वेबसाइट है, उसके ऊपर उनने कुछ लाइंस लिखी हैं, उनसे ये स्पष्ट होता है कि कितना हिंदुस्तान में फायर
फायर सेफ्टी को डिसरिगार्ड किया जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है। और ये किसके अंतर्गत आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट रीड्स, उसमें कहा गया है द फायर सर्विसेज आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, कि हिंदुस्तान में जो फायर सर्विसेज है वो अच्छे तरीके से संचालित नहीं है। ठीक है, एडिंग, फिर आगे कहा जाता है इन रीसेंट ईयर्स द रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर सेफ्टी कवर हैव इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड वेयर एज द डेवलपमेंट ऑफ फायर सर्विसेज हैज नॉट मेड मच हेडवे। बोल रहे हैं, जिसमें फिर आगे कहा गया कि पिछले कुछ सालों में, हाल फिलहाल के सालों में, जो फायर सेफ्टी कवर करने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जितना फायर सेफ्टी को हमें ज्यादा ध्यान देना है, वो बढ़ चुका है, बहुत गुना बढ़ चुका है। मैनीफोल्ड मतलब बहुत गुना बढ़ चुका है। लेकिन लेकिन इसी के समकक्ष जो इसकी डेवलपमेंट हो रही है फायर सर्विसेज की, वो हैज नॉट मेड मच हेडवे। मेक मच हेडवे मतलब नॉट मतलब नहीं हुआ, मच हेडवे मतलब प्रगति करना, तो उसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैड रिकमेंडेड टू द 13th फाइनेंस कमीशन। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने 13वें फाइनेंस कमीशन को ये रिकमेंड किया एन एलोकेशन ऑफ 7,000 करोड़ टू रिवैम्प इंडियाज फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। उन्होंने रिकमेंड किया कि आप 7,000 करोड़ का बजट जो है वो इंडिया के फायर और इमरजेंसी सर्विसेज को रिवैम्प करना मतलब सुधारना, ठीक है, दोबारा से पुनर्स्थापित करना, रिफर्बिश करना, तो उसके लिए आप इतना बजट एलोकेट कीजिए। ठीक है, यानी कि उतना बजट आप उसके लिए रखिए। बट Commission sought an allocation of almost 90,000 करोड़ at the municipality level। लेकिन उसी कमीशन में ये भी कहा गया कि लेकिन 90,000 करोड़ का जो बजट है वो म्यूनिसिपैलिटी लेवल से आना चाहिए। Recognizing the need for a tailor-made revamping and restructuring of fire and emergency preparedness, जिसमें क्या किया गया, ये माना गया कि क्या जरूरत है, हमें टेलर मेड मतलब विशेष रूप से तैयार करने की जरूरत है। क्या विशेष रूप से तैयार करना है? रिवैम्पिंग, यानी कि दोबारा से पुनर्स्थापित करना है, उसको कुछ ठीक ठाक करना है, हालात उसके ठीक करने हैं। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब किसी चीज को पुनर्गठन करना है। और किस चीज का पुनर्गठन करना है? फायर एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, यानी कि हम फायर और इमरजेंसी के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं, उस चीज को रिवैम्प करना है और रिस्ट्रक्चर करना है। 2019 Home Ministry response to the Rajya Sabha noted that India had only 3,377 fire station। बोल रहे हैं कि 2019 में मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स आया, होम मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स आया राज्यसभा में, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में केवल 3,377 फायर स्टेशन हैं, व्हेन A 2012 national report on fire hazards and risk analysis sought more than double that number। वहीं 2012 के नेशनल रिपोर्ट आई थी, फायर हैजार्ड्स और रिस्क एनालिसिस हुआ था, उसमें कहा गया था कि हमें इससे 2 गुने नंबर चाहिए, जो कि 2019 तक 2 गुने नहीं हो पाए। द स्टाफ शॉर्टेज इज इवन मोर appalling, और जो स्टाफ की कमी है वो और भी ज्यादा भयानक है। The entire country had only about 55,000 fire servicemen in 2019। पूरे देश भर में केवल 55,000 फायर सर्विसमैन थे 2019 में। When requirement was about 5,60,000 7 year earlier। लेकिन उससे 7 साल पहले एक एनालिसिस हुआ होगा, तब पाया गया होगा कि 5,60,000 बंदों की, व्यक्तियों की, फायर सर्विसमैन की हमें जरूरत है। यानी कि 7 साल बाद तो रिक्वायरमेंट और बढ़ गई होगी, बट 7 साल बाद भी हम आधी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं कर पाए हैं। The center belatedly set aside rupees 5,000 crore last July, asking states to cough up another 1,400 crore to modernize emergency services। तो फिर सेंटर ने belatedly मतलब देर से, ठीक है, विलंब से, लेकिन किया, देर है दुरुस्त है, उन्होंने देर से 5,000 करोड़ का बजट जो है वो इनके लिए रख दिया। जुलाई महीने में, पिछले साल जुलाई महीने में उन्होंने 5,000 करोड़ का बजट इसके लिए दिया, और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश करी, स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा कि भाई आपने क्या करना है, कफ अप मतलब देना, आपने इसके अतिरिक्त 1,400 करोड़ रुपए आपने देने हैं, जिसके वजह से इन दोनों को मिक्स करेंगे, 5,000 करोड़ सेंटर से आ गया, 1,400 करोड़ स्टेट से आ गया, मिक्सअप करेंगे और हम इमरजेंसी सर्विसेज को मॉडर्नाइज करेंगे। ठीक है, दिस
follows the 15th Finance Commission's advice to set aside 12.5% of all allocations towards the National State Disaster Response Funds. ये क्या है? इसमें कहा गया कि जो 15वें फाइनेंस कमीशन की सलाह थी कि भैया 12.5% का बजट जो है वो असाइड करो, वो इनको एलोकेट करो, किसके प्रति? नेशनल और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड्स के प्रति। ये उसकी सलाह के ऊपर चल रहा है। With rising heat waves and extreme weather events nationwide, it is clear that a synchronization of the 2016 NBC and Energy Conservation Building Code is required. बोल रहे हैं जैसे जैसे हीट वेव्स बढ़ रही हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पूरे देश भर में हम देख रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि सिंक्रोनाइज करना मतलब दो चीजों को एक सिंक में चलाना, एक साथ एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में चलाना। अब क्या क्या है वो दो चीजें? 2016 का एनबीसी और एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, इन दोनों को हमें एक सिंक में चलाना है, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में चलाना है। ये बहुत जरूरी है टू अटेम्प्ट अ होलिस्टिक अप्रोच टू एड्रेस फायर्स, जिसके परिणाम स्वरूप हम क्या कर सकते हैं? एक कॉम्प्रिहेंसिव होलसम अप्रोच रख सकते हैं फायर की समस्या से निपटने में। एज standards for construction materials, electrical wiring, air conditioning and a whole range of cooling materials have to be revamped. क्योंकि क्या क्या करना पड़ेगा? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसके स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है उसके स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, उसमें हम घटिया क्वालिटी के प्लास्टिक कोटेड वायर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, एयर कंडीशनिंग, एयर वेंटिलेशन ठीक करना पड़ेगा, और कूलिंग मटेरियल की पूरी रेंज को हमें रिवैम्प करना पड़ेगा, रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। मोर इम्पॉर्टेंटली, इंडियाज पॉलिटी, bureaucracy, policymakers and entrepreneurs must urgently address this insidious threat. और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हिंदुस्तान की पॉलिटी यानी कि पॉलिटिशियंस जो है, ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाही, पॉलिसी मेकर्स और ऑन्टरप्रेन्योर्स क्यों? क्योंकि वही लोग तो इन चीज़ों का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये सब चीज़ें कौन तैयार करेगा? ऑन्टरप्रेन्योर्स ही तैयार करेंगे। तो ये सब एकदम अर्जेंट तौर पे इस पूरे छुपे हुए थ्रेट को एड्रेस करने की कोशिश करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था पैसेज। हुआ क्या है, गुजरात में और दिल्ली में आगजनी की घटना हुई 24 घंटे के अंदर अंदर, एक दूसरे के 24 घंटे के, एक घटना के होने के 24 घंटे के अंदर दूसरी घटना हुई, और दोनों ही बहुत सीरियस जगहों पे हुई और 30 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये जो सारी घटनाएं हैं हम दर्शाती हैं कि हमारा जो उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी कि भाई हमारा जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो इतने सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं, उनमें कमियां बताई जा रही हैं, रिपीटेडली बताई जा रही हैं, फिर भी पिछले 8-10 सालों में कोई भी इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब जाके पिछले साल 5,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है और उसमें उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से बोला है कि आप 1,400 करोड़ का बजट जो है अलग से लेकर आओ, ठीक है, जिससे कि हम इस पूरे स्ट्रक्चर को रिवैम्प करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के घटनाक्रम हुए हैं और होपफुली अगर सही प्रोसेस चलता रहा तो हो सकता है फायर सर्विस डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज निकले। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं उस चीज की भी। Which of the following statements best captures the main reason for the repeated fire incidents in India as mentioned in the passage? बोल रहे हैं क्या स्टेटमेंट है जो बताता है कि मुख्य कारण क्या है बार बार इस तरीके के फायर इंसिडेंट्स होने का। The National Building Code of India lacks comprehensive fire safety protocols and guidance. तो इसमें तो इन डिटेल फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और गाइडेंस बताए गए हैं, तो इसमें तो कमी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स इज इनकंसिस्टेंट, ये है मुख्य कारण। नियम बना दिए लेकिन नियमों को लागू करना ही तो जरूरी है। अगर लागू ही नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगा, तो उन नियमों का क्या फायदा, राइट? तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इनकंसिस्टेंट है यानी कि वो सब जगह नहीं पालन हो रहे ड्यू टू फायर सर्विसेज बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट एंड एनफोर्स्ड एट द म्युनिसिपैलिटी लेवल। क्योंकि फायर सर्विस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और उसको लागू किया जाता है म्युनिसिपैलिटी लेवल पर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does the passage imply about the role of regulatory authorities in the context of fire safety in India? बोल रहे हैं पैसेज क्या कहता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज का क्या रोल है फायर सेफ्टी के अंतर्गत, फायर सेफ्टी के तहत हिंदुस्तान में। तो बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा गैप है ना फायर सेफ्टी की, जितनी हमारी
जैसे कि हमें फायर स्टेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, उनके आधे भी नहीं है हमारे पास। और उसके अलावा जो हमारे पास वैकेंसीज हैं, मतलब कितने हमें फायर सर्विसमैन चाहिए, उसका भी हम आधा भी प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं, 1/3 भी प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो बहुत ज़्यादा कमी है। Regulatory authorities have made significant progress in improving fire safety measures across the country. बोल रहे हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने बहुत प्रोग्रेस करी है, बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें फायर सेफ्टी मेजर्स जो है पूरे देश भर में वो अच्छे कर दिए। तो ये तो इनकरेक्ट है, कमी है बहुत ज्यादा। द मिनिस्ट्री of Home Affairs has well organized fire services that effectively manage fire safety protocols. Incorrect है। There is a significant gap between the fire safety requirements and the development of fire services in India. बिल्कुल करेक्ट है। 5,000 55,000 जो है फायर सर्विसमैन है हमारे पास, और हमें 5 लाख से भी ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, जो कि 7 साल पहले का डेटा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास केवल 3,300 कितने 3,377 फायर सर्विस स्टेशन है, जबकि हमें उसके 3 गुना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वट इज द टोन ऑफ द पैसेज। अब इतनी भारी कमी होने के बाद में, इतने लोगों की जाने के बाद में, बार बार एक चीज को बार बार मेंशन किया जा रहा है कि भाई हाँ इसमें कमी है, इसको रिवैम्प करने की जरूरत है, फिर भी 8-9 सालों बाद भी उसको अभी तक नहीं किया जा सका, तो इसमें कोई पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक बात तो है नहीं, ना ही एंथुजियास्टिक कोई बात है, तो ये इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब बचा न्यूट्रल और क्रिटिकल। तो देखो न्यूट्रल यहाँ पे राइटर है नहीं, क्योंकि उन्होंने कमियां भर भर के गिनाई है, उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं बैलेंस आउट हो जाएगा, हम कर लेंगे, ऐसा कुछ पॉजिटिव भी नहीं बताया है ना। तो न्यूट्रल नहीं है, क्या है, क्रिटिकल है, क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज करा है जो नेग्लिजेंस दिखाया गया उसको, जो कमियां है उसको। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The improvement of fire safety protocols in India. तो उसके इम्प्रूवमेंट की बात नहीं करी, लेकिन जो इनएडिक्वेसी है, वहां पे कमी है, जो नेग्लिजेंस है, उसको बता, उसके बारे में चर्चा की गई। The negligence and inadequacy of fire safety measures in India. Option B is correct. रीवैम्प का हमें सिनोनिम बताना है। रीवैम्प का मतलब किसी चीज को पुनर्निर्माण करना, उसको सुंदर करना। जैसे कोई चीज खराब हो गई, आपका फोन है, उसकी स्क्रीन खराब हो गई, तो आप उसको रीवैम्प करवा दोगे, रिफर्बिश करवा दोगे, यानी कि स्क्रीन चेंज करवा दोगे, राइट। अगर मड गार्ड, उसका जो टेम्पर कार्ड होता है, वो अगर टूट गया है तो वो आप चेंज करवा दोगे, तो वो क्या है, रीवैम्प करवाना, यानी कि रेनोवेट करवाना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अबैंडन मतलब छोड़ के चले जाना, नेग्लेक्ट मतलब नजरअंदाज करना, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना, तोड़ देना। सो यहाँ पे ऑप्शन ए रेनोवेट इज करेक्ट। इंसीडियस, इंसीडियस का मतलब होता है छुपे हाल कुछ चीज होना, दबे पांव, छुपे हाल, ठीक है, हिडन कोई चीज। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, कोई चीज जो बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। फर्स्ट है ओवर्ट, ओवर्ट का मतलब होता है ओपन, स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। सटल, सटल मतलब बहुत ही जो कि ऑब्वियस नहीं है। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मतलब मिसलीडिंग। और सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब इविल, कोई चीज हार्मफुल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ओवर्ट इज करेक्ट। द इंडियन स्टॉक मार्केट इज डैश एंड हाउ। बोले हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत डैश है, और कैसे, पुटिंग अ बिग स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर बिग स्माइल आ रही है तो अच्छी होगी, कुछ पॉजिटिव बात होगी, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव जो है वर्ड आएगा, ठीक है। क्योंकि स्माइल, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट अगर नीचे गिरी हो तो चेहरे पे स्माइल नहीं लेकर आती, तो चिंता लेकर आती है माथे के ऊपर, चिंता की लकीरें, राइट। पुटिंग अ बिग स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ इन्वेस्टर्स, के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आती है। सेंसेक्स, इंडियाज बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स, जब सेंसेक्स, इंडिया का जो बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स है, हैज डैश क्रॉस दी 75,000 पॉइंट्स माइलस्टोन। जब उसने, अब माइलस्टोन था यानी कि पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है, तो अनप्रेसिडेंटेड हो सकता है, अनप्रेसिडेंटेडली क्रॉस्ड 75,000 पॉइंट्स माइलस्टोन, जब उन्हें 75,000 पॉइंट्स का जो आंकड़ा है वो पार किया। दिस सर्ज इज a dash to Indian economy's robustness and investor confidence in it. This surge, ये जो बढ़ोतरी हुई है, ये बेहतर हो सकता है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की मजबूती के लिए अच्छा हो सकता है, और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा हो सकता है। The Sensex jump to new heights can be attributed to a dash of factors. जो सेंसेक्स नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है, इसका जो श्रेय है वो कई सारे फैक्टर्स को हो सकता है, टू अ सीरीज ऑफ फैक्टर्स, टू अ ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, टू मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है, हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। वन,
द इकोनॉमिक, अब क्योंकि वन बोला यानी कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर्स होता है, ग्रुप ऑफ फैक्टर्स हो सकता है। पहला, द इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक हैज इंस्टिल्ड ऑप्टिमिज्म अमंग इन्वेस्टर्स। एक तो ये कि जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद, उसने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में एक ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी पैदा करी है। विद the relaxation of lockdown measures and the successful dash of vaccination campaigns, बोल रहे हैं जिस तरीके से लॉकडाउन के जो कठोर नियम उस टाइम पे लगाए गए थे उसमें ढिलाई बढ़ती गई, जैसे जैसे ढील आई, और सक्सेसफुल डैश ऑफ वैक्सीनेशन कैंपेन्स और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, ठीक है, कि वैक्सीनेशन कैंपेन्स जो सक्सेसफुल रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिगेन मोमेंटम एंड फ्यूल्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उन्होंने मजबूती पकड़ी और इन्वेस्टर्स का भरोसा जो है वो और इसमें बेहतर हो गया और मजबूत हो गया। तो सबसे पहले है इंडियन स्टॉक मार्केट इज डैश एंड हाउ। कैसे इंडियन स्टॉक, हमें अगली लाइन से पता चल गया कि पुटिंग अ बिग स्माइल से मतलब पॉजिटिव कुछ हुआ होगा। सबसे फर्स्ट है बूमिंग। बूमिंग मतलब तेजी से बढ़ना, उन्नति करना। अलार्मिंग मतलब चिंताजनक। अनयील्डिंग मतलब न झुकने वाला। वार्मिंग मतलब गर्म होना। तो यहाँ पे वो बूम किया होगा ना इंडियन स्टॉक मार्केट, सो ऑप्शन ए बूमिंग इज करेक्ट। Putting a big smile on the faces of investors, Sensex, India's benchmark stock index, has dash। सबसे पहले है डाउटेडली। डाउटेडली मतलब संदेह पूर्वक, तो संदेह पूर्वक नहीं क्रॉस करा है उनने, माइलस्टोन क्रॉस करा है। तो कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप। अब किसके परिणाम स्वरूप, यहाँ पे कुछ वजह तो बताई नहीं जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ होगा, तो इनकरेक्ट है। रिपीटेडली, कोई माइलस्टोन था, आपके लिए कोई चीज माइलस्टोन है यानी कि वो आपने अभी तक अचीव नहीं करी, ठीक है, तो रिपीटेडली मतलब बार बार कैसे किया, है ना। माइलस्टोन तो आप एक ही बार अचीव करोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने अपना, आपके लिए माइलस्टोन है कि आप 5 किलोमीटर का भी दौड़े, नहीं, ये आपके लिए माइलस्टोन है। जिस दिन आप 5 किलोमीटर दौड़ गए उस दिन वो आपने माइलस्टोन अचीव कर लिया। अब उसके आगे आपके लिए माइलस्टोन क्या होगा, 6 किलोमीटर दौड़ना, राइट, तो वो होगा आपके लिए माइलस्टोन। तो रिपीटेडली तो नहीं हो सकता। अनप्रेसिडेंटेडली, अनप्रेसिडेंटेडली मतलब जो पहले आपने कभी नहीं किया, जैसा पहला कभी नहीं हुआ। तो हैज अनप्रेसिडेंटेडली क्रॉस्ड 75,000 पॉइंट्स माइलस्टोन, जैसा पहले कभी नहीं हुआ वैसा 75,000 पॉइंट्स का माइलस्टोन उन्होंने क्रॉस कर दिया। This surge is a dash to Indian economy's robustness and investor confidence in it। तो ये क्या है, फर्स्ट कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब किसी चीज का आपने वचन दे दिया, वचनबद्ध है, बाध्य है। टेस्टामेंट, टेस्टामेंट मतलब प्रमाण या सबूत। तो ये जो बढ़ोतरी है ये सबूत है इंडिया की इकोनॉमिक का, रिबस्टनेस का और इन्वेस्टर के हमारे ऊपर भरोसे का। कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट मतलब परिणाम स्वरूप। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई उपकरण। सो यहाँ पे ऑप्शन बी टेस्टामेंट इज करेक्ट। The Sensex jump to new heights can be attributed to a dash of factors. Inference, inference मतलब किसी चीज का निष्कर्ष। Divergence, divergence मतलब एक जगह, एक किसी चीज पे आप जा रहे हैं, ठीक है, आप इस पॉइंट पे जा रहे हैं, यहाँ से आप डाइवर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एक रास्ता इधर चला गया, इधर चला गया, आप डाइवर्ट हो गए, यानी कि आप विचलित हो गए, राइट। एम्बियंस, एम्बियंस मतलब सराउंडिंग का जो वातावरण होता है उसको बोलते हैं। कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस मतलब बहुत सारे चीजों का मिश्रण। तो यहाँ पे एट्रीब्यूटेड टू अ कन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स का मिश्रण है ना ये। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विथ द रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन मेजर्स एंड सक्सेसफुल डैश स्टैंड आउट। स्टैंड आउट मतलब सबसे अलग दिखाई देना, ठीक है। कट आउट, कट आउट मतलब किसी चीज को काट के अलग कर देना। नॉकआउट मतलब बेहोश हो जाना। रोल आउट, रोल आउट मतलब किसी योजना की शुरुआत करना, इंट्रोडक्शन करना। सक्सेसफुल रोल आउट ऑफ वैक्सीनेशन कैंपेन इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। शी वॉज वेयरिंग अ डैश न्यू आउटफिट। एक्सपेंसिव वर्ड गिवन है, एक्सपेंसिव का हमें एंटोनिम बताना है। तो एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा, ठीक है। कॉस्टली मतलब भी बहुत महंगा। प्रीमियम मतलब भी बहुत महंगा। प्रेशियस मतलब भी बहुत कीमती। चीप मतलब सस्ता या लो क्वालिटी का या सस्ता। सो यहाँ पे ऑप्शन ए चीप इज करेक्ट। The decision to change, अब ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें फाइंड आउट करना है। The decision to change a hospital saved an life of the daughter of the doctor। तो एक डॉक्टर की एक बेटी है,
उसकी एक जिंदगी तो नहीं बचाई होगी, राइट। एन लाइफ यानी कि एक, एन मतलब एक, अ मतलब भी एक, ठीक है, एन और अ मतलब एक, तो उसकी बहुत सारी जिंदगियां थी जिनमें से एक उन्होंने बचा ली, नहीं ना। सेव्ड दी लाइफ, उसकी जिंदगी, जो उसकी अपनी जिंदगी थी वो बचाई। अगर जैसे ही उन्होंने डिसीजन लिया कि हॉस्पिटल हम बदल देते हैं, तो उसकी वजह से उस डॉक्टर की बेटी की जान बच गई, ठीक है। तो एन लाइफ की बजाय क्या आएगा, द लाइफ। चेंज अ हॉस्पिटल, कोई एक हॉस्पिटल नहीं चेंज करना, जिस हॉस्पिटल में वो पहले ट्रीटमेंट ले रही थी वो हॉस्पिटल चेंज किया है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल चेंज किया है, अ नहीं आएगा, द आएगा, ठीक है। द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव्ड द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर। द डिसीजन, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव्ड द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब सी में क्या एरर है, एन हॉस्पिटल, वही कोई एक हॉस्पिटल नहीं चेंज करा, जिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में वो लड़की इलाज करवा रही थी उस हॉस्पिटल को उन्हें चेंज करा, ठीक है। तो एन कोई रैंडमली हॉस्पिटल नहीं आएगा ना, द आएगा, राइट। तो ये इनकरेक्ट है। अ डिसीजन, एक डिसीजन लिया, एक डिसीजन नहीं, जो उन्होंने डिसीजन लिया हॉस्पिटल चेंज करने का वो सही था, अ हॉस्पिटल नहीं आएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मतलब किसी चीज के लिए मना कर देना। वेजेस, वेजेस मतलब तनख्वाहें होता है, जिसकी स्पेलिंग होता है WAGES, वेजेस। स्ट्रेच, किसी चीज को खींचना। वेरीली, थकाने वाले रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वेजेस की स्पेलिंग आर इनकरेक्ट। इफ इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम, अगर कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना और आगे सेकंड पार्ट में फ्यूचर टेंस में चल रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में हम प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो आएगा वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो इफ इट रेन्स, अगर अभी बारिश होती है तो हमारे लिए आगे मुसीबत हो जाएगी। इफ इट रेन्स, विल रेन नहीं, इफ इट रेन्स, ठीक है। तो इफ अ टफ टाइम इट विल रेन, इट विल रेन की बजाय क्या आएगा, इफ इट रेन्स, ठीक है। ऑप्शन डी में एरर है। Does स्नेहा नॉट लिक द बटर, क्या स्नेहा ने बटर को लिक नहीं किया, ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चन है, राइट। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो वो भी नेगेटिव फॉर्म में ही आएगा। तो डज की बजाय क्या आएगा, इज आ जाएगा, इज स्नेहा, स्नेहा था और हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, द बटर, तो द बटर पहले आ जाएगा, इज द बटर नॉट लिक्ड बाय स्नेहा, इज द बटर बीइंग लिक्ड। अब यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है, क्या वो लिक कर रही है बटर को, नहीं, हमें बोलना है क्या उसने लिक नहीं किया बटर को, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इज द बटर नॉट लिक्ड बाय स्नेहा, बिल्कुल करेक्ट है। स्नेहा डज नॉट लिक द बटर, इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, एक स्टेटमेंट है। वॉज स्नेहा नॉट लिकिंग, वो उस टाइम लिक कर नहीं रही थी, उसने किया था, पास्ट में किया था, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ईडियम गिवन है, उसका करेक्ट मीनिंग किस स्टेटमेंट में बताया गया है वो बताना है, ठीक है। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज बहुत जल्दी से कर लो, हाँ, आनन फानन में कर लो, बिना ये देखे कि वो सही है या गलत है, ठीक है। तो he cut corners on his homework and got a bad grade, उसने होमवर्क तो आनन फानन में कर लिया बिना ये सोचे समझे कि वो सही है गलत है, और उसके क्या हो गए, नंबर खराब आ गए। The artist cut corners on the painting and it ended up looking unfinished. आर्टिस्ट ने पेंटिंग में कॉर्नर्स कट कर दिए और वो ऐसा लग रहा था कि अनफिनिश्ड है। I always make sure to cut corners when I am driving to save time. तो जल्दी जल्दी चलाने की कोशिश करता हूँ जब मैं टाइम बचाने की कोशिश करूँ। I cut corners to finish my project on time and my boss praised me for my hard work. मैंने जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करी टाइम बचाने के लिए अपने प्रोजेक्ट में, और मेरे बॉस ने मेरे हार्डवर्क की तारीफ करी। तो ये तीनों इनकरेक्ट हैं। जब आप होमवर्क जल्दी जल्दी कर रहे हैं बिना चेक किए तो आपके बैड ग्रेड्स आए, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, रोवर वुड नॉट स्वॉलो द पिल, ठीक है। रोवर हमारा सब्जेक्ट, वुड नॉट स्वॉलो, स्वॉलो हमारा क्या है, वर्ब है। द पिल हमारा ऑब्जेक्ट है। द पिल, अब वुड नॉट सेम रहेगा, वुड नॉट बी स्वॉलोड बाय रोवर, द पिल वुड नॉट बी स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग नहीं आएगा, द पिल वुड नॉट स्वॉलोड नहीं आएगा, द पिल वुड नॉट बी स्वॉलोड बाय रोवर, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
The moon is Earth's only natural satellite and the nearby large celestial body. हमारा पड़ोसी celestial body है, पड़ोसी नहीं है, हमारा closest, सबसे nearest है. सन मून के अलावा और तो कोई है नहीं हमारे आसपास में, राइट? बाकी सब दूर है. तो मून हमारा ओनली इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है और हमारा नियरेस्ट लार्ज सेलेस्टियल बॉडी है. ठीक है, एंड द नियरेस्ट लार्ज, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब हमें यहाँ पे चीयर्ड वर्ड का सिनोनिम बताना है. द क्राउड चीयर्ड द क्रिकेटर. अब क्रिकेटर है, उसको उनने इनकरेज करा. चीयर्ड मतलब खुशी मनाना, उत्साहित होना, राइट? तो आप किसी क्रिकेटर को उत्साहित कर रहे हैं, यानी कि उसको इनकरेज कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं उसका. ठीक है, बढ़ा रहे हैं उसका. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान डाइवर्ट करना. ड्रॉप्ड मतलब गिराना. अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना. तो यहाँ पे ऑप्शन ए एनकरेज्ड इज करेक्ट. प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड. जिस जगह पे ग्रेन स्टोर किए जाते हैं उसको बोलते हैं ग्रैनरी. क्या बोलते हैं? ग्रैनरी. यानी कि ऑप्शन डी ग्रैनरी. सबसे पहले है टैनरी. टैनरी मतलब चमड़ा बनाने वाली जगह. पैंट्री जहाँ पे खाना वगैरह बनाया जाता है. ठीक है. मिंट. मिंट मतलब सिक्का बनाने की जगह. और ग्रैनरी मतलब जहाँ पे गेहूं वगैरह रखा जाता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. A big clumsy often slow witted person. अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. एक कोई बड़ा सा व्यक्ति, बड़ा क्लमजी सा व्यक्ति है ना, ढीला ढाला सा, सुस्त सा व्यक्ति, तो उसको बोला जाता है ओफ. क्या बोला जाता है? ओफ. यानी कि गवार सा. स्लो विटेड मतलब जिसमें ज्यादा सोच समझने की क्षमता नहीं हो. ठीक है, तो उसको बोल जाते हैं ओफ. स्लाउच. स्लाउच मतलब ढीला सा आदमी. चंप मतलब मूर्ख व्यक्ति. एप. एप गोरिल्ला की जो प्रजाति होती है, बंदरों की प्रजातियां होती हैं अलग अलग, उनको बोल जाता है एप. तो यहाँ पे ऑप्शन सी ऑफ इज करेक्ट. वन हु कैन नॉट हेयर, जो व्यक्ति सुन नहीं सकते उनको क्या बोलते हैं? डेफ. सो ऑप्शन डी डेफ इज करेक्ट. इलिजिबल. इलिजिबल मतलब जो पढ़ा नहीं जा सकता. इनऑडिबल जो सुना नहीं जा सकता. डम मतलब जो बिल्कुल मूक है, बोल नहीं सकता. और डेफ. डेफ मतलब जो सुन नहीं सकता. My mother said to me that she had gone through a very strict and traditional education. मेरी माँ ने मुझे बताया कि वो बहुत ही कठोर और ट्रेडिशनल, यानी कि जो पुराने ज़माने की जो प्रक्रिया होती है उससे वो गुजरी हैं. ठीक है, वो एजुकेशन सिस्टम उनको मिला है. ठीक है, अब एजुकेशन का हमें सिनोनिम बताना है. सबसे पहले है एनालॉजी. एनालॉजी मतलब समानता. ठीक है. डेमोगॉजी मतलब होता है कि आप, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल टर्म है जिसमें आप लोगों का वोट इस बेसिस पे मांगते हैं कि भाई मैं आपके यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, मैं आपका भाई बंधु हूँ. ये नहीं कि भाई मैं आपके लिए ये काम करूंगा या मैं ये कर चुका हूँ. मतलब तर्कों के बेसिस पे, जिसमें आप वोटिंग्स वगैरह नहीं मांगते, लोगों का सपोर्ट नहीं मांगते. उसमें आप सपोर्ट मांगते कि भाई मैं आपका भाई बंधु हूँ इसलिए मुझे वोट दो, या मैं आपका अपना हूँ इसलिए मुझे वोट दो. पेडागॉजी. पेडागॉजी मतलब जो एजुकेशन का सिस्टम होता है ना, शिक्षा का शास्त्र होता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना, उसको बोलते हैं पेडागॉजी. और माइथोलॉजी. माइथोलॉजी मतलब हमारे पुराण. तो यहाँ पे एजुकेशन पढ़ाई है. ठीक है, और पेडागॉजी भी पढ़ाई है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. पेरेंट्स should tell their children to exercise great care when crossed busy roads. When crossing busy roads, जब वो क्रॉस कर रहे हो, साइमल्टेनियस एक्शन है तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा. सो ऑप्शन बी व्हेन क्रॉसिंग बिजी रोड्स. पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि बहुत सावधानी बरतें जब आप बिजी सड़कों को क्रॉस कर रहे हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.